ठीक है, चलो केमिस्ट्री देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का है और केमिकल बॉन्डिंग के साथ उसने केमिकल बॉन्डिंग के साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन कॉकटेल बना के दे दिया है आपको। पिछली बार भी नीट में ऐसे ही किया गया था, सेम स्टीरिक नंबर निकाल के कर लेंगे। इसका स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा, इसका स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा 5 5 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा 5 स्टीरिक नंबर। इसी तरह से इसका 6 आ जाएगा, इसी तरह से इसका स्टीरिक नंबर आ जाएगा 4 आपका, और इसी तरह से इसका स्टीरिक नंबर से नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे करोगे आप, Ni2+ का कॉम्प्लेक्स है बेटा, और कोऑर्डिनेशन नंबर है इसकी क्या 4, और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे दिया है। तो ये सारी कंडीशन किसकी बनती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर की बन जाती है कंडीशन। अगर ये स्क्वायर प्लेनर की कंडीशन बन गई है तो आपको डी का तो आपका 2 हो जाएगा। इतनी बात मेरे को पता चली है। डी का 2 किस में है, डी का 2 इन दोनों में है। ए का चेक कर लेंगे बस, 4 है या 3 है। ए का चेक कर लूंगा, ए का 4 है 3 है। टीबीपी पीसीएल 5 मेरे को पता है टीबीपी होता है, ए का 3 होता है, ए का 3। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये मैं देख लूंगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा क्या, अमीनो एसिड दैट गिव्स द रेड ब्लड कलर। आपको सिमिलर क्वेश्चन पकड़ाता जा रहा है। ठीक है, रेड ब्लड कलर देता है आपको, ट्रीटिंग विद द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो बेटा आप क्या करते हो, सोडियम फ्यूजन को आपने किससे रिएक्ट करा दिया है, सोडियम फ्यूजन को आपको उसने किससे रिएक्ट करा दिया है, सोडियम फ्यूजन को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से आपको रिएक्ट करा दिया है। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो अभी मुझे कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, मेरे को इतनी बात पता है कि यहां से नाइट्रोप्रोसाइड से क्या आ जाता है कि रेड ब्लड कलर आ जाता है। ठीक है, और ये कंडीशन मेरे को बेटा किसकी दिख जाती है, जिस कंपाउंड में सल्फर होगा वो ये वाला कंपाउंड देगा। क्या थ्रियोनिन में सल्फर होता है, नहीं, मिथियोनिन में सल्फर होता है। हाँ, मिथियोनिन में आपका बेटा सल्फर होता है। इसलिए देखो मिथियोनिन का क्या होता है, मिथियोनिन में आपको देखने के लिए मिलेगा अमीनो एसिड होता है एक मिथियोनिन, और उसमें आपको एक तरफ H होता है, COOH कर लो आप, इधर क्या कर लो NH2 कर लो बेटा, और इधर आपका CH2 सल्फर और CH3, ये आपका मिथियोनिन हो जाता है। तो इस सल्फर की वजह से आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है वो रिएक्ट कर जाता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ द पैरा नाइट्रोटोल्यूइन विद एसिडिक KMnO4 gives an acid that is stronger than benzoic acid। बेटा क्या आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा आपको कि पैरा नाइट्रोटोल्यूइन के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको कौन सा एसिड मिल जाएगा, ये वाला एसिड आपको मिल जाएगा, और इसकी कंपैरिजन बेटा आपको करनी है बेंजोइक एसिड से। बता दो कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, आपको पता है अच्छी तरह से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ऑब्वियसली सर ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो होगी हमारी वो हो जाएगी ट्रू, पहली स्टेटमेंट हमारी बेटा ट्रू हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, रिडक्शन ऑफ द पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, सेम ले लिया है उसने, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन सेम ही ले लिया बेटा उसने, और उसने क्या बना दिया, रिडक्शन कर दिया SNHCl से। अब रिडक्शन कर दिया SNHCl, तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर अब इस बार जो होगा रिड्यूस जो होगा ना, इस बार ऊपर तो सेम चीज रह गई है, और नीचे क्या बदल गया मामला, नीचे वाला मामला ही बदल जाएगा, ये एक रिड्यूस्ड ग्रुप में हो जाएगा। अब रिड्यूस्ड ग्रुप बेटा कौन सा, NO2 को करोगे तो NH2 ही बनेगा ना। तो अब ये देखो, अब ये जो CH3 है इसकी बेसिसिटी को बढ़ा देगा, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा आपकी कंपैरिजन, वो क्योंकि एनिलीन से करा रहा है, तो आपके पास अब ज्यादा बेसिक कंपाउंड एक बन गया है एनिलीन से। ठीक है, आपको ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना, मोर बेसिक। तो आपकी इन द लाइट ऑफ द वो स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी आपकी, दोनों स्टेटमेंट ये आपकी सही हो जाएंगी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, 4th इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ, आपको दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा आपको, देखो आपको दिया है उसने 3। अब देखो यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि Fp, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन तो ये बन रही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, आपके पास ये हाफ सेल रिएक्शन उसने दे दी है, हाफ सेल रिएक्शन आपके पास ये दे दिए। इस हाफ सेल रिएक्शन को आप लिख लो, पहले तो ये लिख लिया Fp2+, और आपको क्या दे दिया है बेटा, एक रिएक्शन आपके पास ये, अच्छा रिएक्शन 1 मान लो इसको, और एक रिएक्शन आपके पास इसने ये दे रखी है Fp3+ प्लस Fe बनाना है, Fp3+ से Fe बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करने के बाद आपको क्या पड़ जाएगा, Fe बन जाएगा। Fe बन जाएगा तो क्या है, ये इक्वेशन को आपने सेकंड मान लिया। थर्ड आपको क्या चांस दे रखा है, ये दे रखा है बेटा,
अब आपको थर्ड ये दे रखा है और इसका आपको क्या दे रखा था, माइनस 0.04 है, 0.04 वोल्ट है। और इसमें नीचे तीसरे वाले में क्या दे रखा था बेटा आपको, तीसरे वाले में आपको क्या दे रखा है, Fe से Fe की तरफ, Fe2 पॉजिटिव से आपको क्या बनाना है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन देके Fe बना दो। इसका आपको क्या दे रखा है, 0.44 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या कर लेना था आपको क्या पता है, एक प्रॉपर्टी डेल्टा जी वाली प्रॉपर्टी, आप ई नोट को डायरेक्टली करके नहीं कर सकते हो, आपको डेल्टा जी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी बेटा। डेल्टा जी वाली प्रॉपर्टी जब आप यूज करोगे, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्या बेटा, G1 नोट प्लस डेल्टा, क्योंकि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ई नोट क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब इसका डेल्टा जी एन जी कैसे निकलता है बेटा, माइनस एन एफ ई नोट। अब उस ये तो हमको ई निकालना ही है, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर माइनस एन वन एफ ई नोट। कौन सा ई नोट बेटा, ये वाला उठा के पुट कर दोगे, क्योंकि जब आप इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन का रिवर्स जोड़ोगे ना, इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का रिवर्स जोड़ोगे तो आपको ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन मिल जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, इसका रिवर्स और इसका रिवर्स जोड़ देना था। अब यहाँ पर माइनस एन एफ ई जब लोगे आप तो इसका रिवर्स करके तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0.44 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एन एफ। और आपका अगर यहां पर पुट करोगे, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है हमारे पास, इस वाले ई की वैल्यू तो दे ही रखी है आपके पास। अब सारी वैल्यू पुट करनी चालू कर दूंगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.404 दे रखी है आपके पास इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू अब यहां से देखो, एफ से एफ कट जाएगा सारा, ये एफ से एफ कट जाएगा। अब यहां पर क्या दे रखा है आपको, N2 था ये, तो N क्या थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट थी, तो इधर केवल ई नोट रह जाएगा। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो -3। और यहाँ पर 0.04 भी बेटा माइनस में लेना पड़ेगा आपको, 0.04 ये माइनस में ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो वो प्लस हो गया था, तो अब प्लस नहीं रहा, वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बेटा। तो आपको इसको माइनस लेना पड़ेगा, इसको माइनस में ले लोगे, क्या आ जाएगा माइनस में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 2 × 0.44। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें से ये घटाना है, 0.88 में से अगर आप ये घटा दोगे 0.12 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.76 वोल्ट। और ऑप्शन 1 में सेम आंसर आपका दे रखा है और यही करेक्ट आंसर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस सिंपल सी ट्रिक लगानी थी कि ये कॉन्सेप्ट था कि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जो ई नोट होता है वो नहीं होता है। ठीक है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन आ गया आपके पास। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आप बना देते हो। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में आपको देखना है कि आपके पास कौन सी अल्कीन यहाँ पर बन जाएगी। ये वाली अल्कीन, एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली अल्कीन की है आपके पास, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कौन से वाली अल्कीन की है, यहाँ पर आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है इस वाली अल्कीन की भी, ये वाली भी तो बन जाएगी ना, तो ये वाली अल्कीन भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक पॉसिबिलिटी है आपके पास, अच्छा ये जो रिएक्शन है या तो इसके यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बन के अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जाए और ये वाला ग्रुप पे रिएक्ट कर दे, है ना। एक पॉसिबिलिटी से 2 प्रोडक्ट हमने बना लिए। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि इसका जो है अल्फा हाइड्रोजन जाए और इसी के सेम मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर दे। आपको ये मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलेगा कि इसमें से एक ऑप्शन एक ऐसा भी होगा कि एक तो ये तो बन ही रहा होगा, ठीक है, और कौन सा बन रहा होगा, और कौन सा बन रहा होगा, और ये भी बन रहा होगा, ये भी बन ही रहा होगा। आपको वो तीसरा एकदम, अब इन दोनों में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है वो, इन दोनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका वो नहीं बनेगा, आपको वो ढूंढ रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे 2 यहाँ पर लगे हुए हैं और कार्ब, और जो ये देखो इससे काउंट कर लो, यहाँ से अल्फा है, यहाँ से बीटा है, नहीं ये वाला नहीं पॉसिबल हो सकता, अल्फा है बीटा है, हाँ ये वाला एग्जांपल, ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा, ये वाला बन जाएगा और ये वाला मेरा नहीं बन सकता, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है ना, वही बन सकता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन पे आपको क्या देना है कि एंड द अदर्स इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स वन इज लेबल्ड एज सर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O इज लोअर देन
दैट ऑफ NNF। बेटा जब आप बढ़ते हो राइट साइड में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली क्या हो रही है, नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बेटा, इंक्रीज करनी चाहिए नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन होता क्या है, ये n हमारा हाफ फील्ड है। अब ये n हमारा क्योंकि हाफ फील्ड है तो इसकी एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है इसके बराबर वालों से। तो मतलब होना इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इससे ज्यादा इसकी है। तो n की बेटा c से भी ज्यादा है, n की c से भी ज्यादा है और o से भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है NOF, ठीक है ना। n का o से भी ज्यादा है, नहीं f की n से ज्यादा होगी, f की n से ज्यादा होगी, f की बिल्कुल n से ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपका ट्रेंड बनता है थोड़ा सा। लेकिन ये तो पूछ रहा है कि O N और F लोअर देन NOF, मतलब दोनों से ही कम हो। O की N से भी कम है और F से भी कम है, बिल्कुल सही बात है इसकी, पहला असर्शन इसका बिल्कुल ठीक है। द लॉस ऑफ p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द O लीड्स टू द हाफ स्टेबल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कम क्यों होती है बेटा, क्योंकि इसकी जो P4 कॉन्फ़िगरेशन होती है वो P3 में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है स्टेबिलिटी अचीव करने के कारण। और ये केवल एक सही रीजन ही नहीं, एक्सप्लेनेशन भी इसका करेक्ट बन जाता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सिंपली उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, लिगेंड फील्ड थ्योरी से उसने क्वेश्चन पूछ लिया है और आपको पूछ रहा है कि कौन से लिगेंड का सही ऑर्डर है। बेटा CO का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसमें NH3 का याद रखने वाली चीज है, फिर H2O का आ जाएगा, फिर Cl का आ जाएगा। ये क्या है, ये पाई डोनर है। जितने भी पाई डोनर होते हैं ना वो सबसे वीक फील्ड लिगेंड होंगे। और ये क्या है, ओनली सिग्मा डोनर है, ओनली सिग्मा डोनर है। ये क्या होते हैं, उससे कम होते हैं। और सबसे ज्यादा तगड़े लिगेंड कौन से होते हैं बेटा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं सबसे तगड़े वाले लिगेंड माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, CO NH3 H2O Cl। ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। FeOX3 इज अ कायरल। ओ हो, ये वाला अगर कंपाउंड बना ले, इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर इस तरह से मैं इसको रिंग को बनाना चाहूं, इस तरह से बना दूंगा, है ना। तो बेटा देखो चिलेट रिंग है, चिलेट रिंग बन रही है अपने पास में, निसंदेह ही ये कायरल है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ट्रांस दिस, अच्छा एक बार ये ट्रांस बनाना चाह रहा है, इसने 2 लिगेंड कम कर दिए यहां से और 2 लिगेंड उसने मोनोडेंटेड जोड़ दिए, बाइडेंटेड हटा के एक, ठीक है। यही तो किया है ना। H2O देखो, और वो भी ट्रांस पे जोड़ दिया इसने बेटा, ट्रांस पे जोड़ दिए वो भी। इधर आपकी बाइडेंटेड लिगेंड बन जाएगी और उधर आपके ऊपर H2 लग जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की जा सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की जा सकती है, तो ये कायरल नहीं रहेगा अब, क्योंकि ये अब कायरल नहीं रह रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है, इस कायरल, ये इसको भी कायरल बोल रहा है तो ये कायरल। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो बेटा सही हो गई और दूसरी वाली स्टेटमेंट सही नहीं रही। तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे दिया है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन में बेंजीन रिंग आपको दे रखी है, इससे आपकी रिएक्शन पहले तो उसने करा दी है क्या, CH3 COCl AlCl3, ठीक है ना। और पहली रिएक्शन में आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से आपके पास यहां पे लग जाता है COCH3, ठीक है ना। और उसके बाद में उसने क्या है NaOCl, ये वाली रिएक्शन, ये वाला रिएजेंट उसने दे दिया है आपको। तो यहां से आपके पास क्या रिएक्शन बन जाती है, CH3COO ये वाली रिएक्शन आपके पास बन जाती है। और CHCl3 अलग से बन जाता है आपके पास, CHCl3 अलग से बन जाता है। अब वो कह रहा है देखो P और Q, तो ये P हो गया, ये P हो गया बेटा आपका, और ये हो गया आपका Q। तो ये कह रहा है कि P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड। गलत बात है, इनमें से एक ही एरोमेटिक है। इफ P gives a carboxylic acid on acidification, अच्छा Q gives the poisonous gas on exposure to air light, बिल्कुल क्लोरोफॉर्म जो होती है पॉइजनस गैस देती है, बिल्कुल सही बात। और ये जो कंपाउंड है ये एसिडिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। आगे की तरफ मैं देखूंगा ही नहीं,
मेरा करेक्ट ऑप्शन मेरे को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फ्रॉम द फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन आरएनएस प्लॉट इज गिवन, ठीक है, आरएनएस प्लॉट दे रखा है, द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कोई बेटा, इसमें आपके पास आरएनएस का प्लॉट क्या हो जाता है, K इक्वल्स टू आपके पास है e की पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है ना। ये आपके पास, आप इसे ln लो, ln ले लो दोनों तरफ, ln इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाई RT, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यही आ जाता है ना। अब आपके पास देखो इस रिएक्शन, इस प्लॉट में एक इंटरसेप्ट है, तो मतलब आपके पास ln A की वैल्यू बेटा यहां पर ऑलरेडी 6 दे रखी है, ठीक है ना। और आपके पास EA की वैल्यू बेटा इसने क्या दे दी है, EA की वैल्यू भी दे दी है क्या, हाँ 6640 इसने EA की वैल्यू भी आपको दे रखी है, 6640 EA की वैल्यू भी दे रखी है। और R की वैल्यू आपको क्या दे रखी है इसने, 8.3 वैल्यू दे दी आपने R की से, ठीक है ना। फिर रहता ही क्या है यार, एट विच द रेट कांस्टेंट बिकम्स E2 पर मिनट, रेट कांस्टेंट को E2 कर दो बस, है ना। इसको क्या करोगे आप, E2 कर दो K की जगह, और इसमें क्या रख दोगे आप, इसमें यहाँ पे 6 पुट कर दो, यहाँ पे 6640 पुट कर दो, और इसमें क्या करोगे 8.3 पुट कर दो। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है मुझे, टेम्परेचर भी तो देना चाहिए था। अच्छा टेम्परेचर तो पूछ ही रखा है, टेम्परेचर पूछ रहा है बेटा, टेम्परेचर पूछ लिया है इसने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ln E, ln से ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे बेटा, 2 इक्वल टू 6 माइनस 6640 बाई 8.3 इंटू T, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 6640 बाई 8.3 इंटू T इक्वल्स टू 6 माइनस 2, ये बनेगा, और T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 बन जाएगा यहाँ से वो, तो 4 ये 4 जो बन जाएगा ना वो ऊपर जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये 6640 बाई अब 8.3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, आपके पास ये आ जाती है। अब फाइनल एक्सप्रेशन अगर आपके पास ये आ गया बेटा, तो आप इसे सिंपली आसानी से सोल्व कर सकते थे, और इसका आंसर जो है 200 केल्विन के आसपास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलैरिटी, ओहो इंक्रीजिंग ऑर्डर द पोलैरिटी पूछ रखा है बेटा यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअल में सबसे ज्यादा पोलर यहाँ पर है, क्योंकि दो तरफ से उसमें ऑक्सीजन जो है उससे खींच रहा है, दो तरफ से आपसे ऑक्सीजन खींच रहा है, सबसे ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आपके पास आ जाता है क्या बेटा, अल्कोहल। अल्कोहल एक तरफ से ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, और उसके बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कीटोन दे रखा है, क्या दे रखा है, कीटोन है और ईथर है, फिर तो कीटोन आएगा, क्योंकि कीटोन में एक तरफ से ही ऑक्सीजन खींच रहा है, ठीक है ना, और दो तरफ के उससे, ठीक है ना, कीटोन आ जाएगा। कीटोन के बाद आपका क्या आ जाएगा सबसे लास्ट में बेटा, ईथर। ईथर सबसे ज्यादा पुअर पोलैरिटी होती है, उसकी दो तरफ के ग्रुप हैं, और ऑक्सीजन नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है एक्चुअल में उसका, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो आपके पास सबसे पहले तो नंबर 1 पे तो क्या आ जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डी बन गया हमारे पास, और उसके बाद आपके पास अल्कोहल आ जाएगा, बी बन गया हमारे पास, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सी बन गया हमारे पास, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बन गया हमारे पास, डीबीसीए। डीबीसीए कहीं दे रखा है क्या, डीबीसीए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया है मेरे सामने, ए प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल, हाँ रिएक्शन देखो, ये जो है ना एन, ये वाला क्वेश्चन जो आया था इसमें ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एन एंड डी आर इक्वल, अगर कंसंट्रेशन बोथ एन एंड डी आर इक्वल बेटा हो गए थे, एन एंड डी की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई थी, एक बात समझ में आ गई थी, इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई थी, और डेल्टा जी की वैल्यू देखो फिर क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा जी क्या पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोटीन अपॉन डीनेचुरेशन क्लोजेस्ट टू, डेल्टा जी की वैल्यू मेरे को पता है 0 हो जाएगी यहाँ से, और डेल्टा जी बेटा क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है बेटा माइनस RT ln K, इसलिए यहाँ पर K की वैल्यू 1 पुट होने से डेल्टा जी नोट की वैल्यू चेंज हो गई, 0 हो गई थी, ठीक है ना। अब मेरे पास सिंपल सा मैं एक और लगा सकता हूं फॉर्मूला यहाँ पे, कि डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S लगा सकता था बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कम बन जाएगा 0, एंड एंथैल्पी की वैल्यू इसने दे रखी है 666,
अब 66 इसने वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू इसने एंथैल्पी की दे रखी है बेटा। तो आपको क्या करना है, इसने क्या पूछा है, एंट्रोपी इन किलोजूल पर मोल में पूछी है, तो एंट्रोपी एंथैल्पी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 60 दे रखा है, 60 में 273 जोड़ दो तो क्या बैठेगा आपका, 60 में आपको देखो यही गलती कर रखी है सबने यहाँ पे, 7 में 273 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 333 का टेम्परेचर आ जाएगा, 333 का टेम्परेचर आ जाएगा, 333 का टेम्परेचर आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि 66 अब किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, 333 डेल्टा एस नोट, और डेल्टा एस नोट सिंपली यहाँ पर क्या आ जा रहा था, 2 आ जा रहा था बेटा। मम्मी का समय तुम्हें, जिसने 60 डिग्री पुट किया ना यहाँ पर, उसका आंसर 11 आया होगा और गलत होगा तुम्हारा एक एक का आंसर। जिसका 11 पॉइंट आंसर आया है वो लिखो मेरे को कमेंट में कि गलती हुई तुमसे, आगे से जब भी टेम्परेचर देखोगे तुम चेक करोगे डिग्री सेल्सियस है केल्विन है, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 4 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। Consider the following statement about the solution formed of mixing two liquids, ठीक है। An ideal solution of the formed obeys Rolle's law throughout the composition range। बिल्कुल सही है, आइडियल सॉल्यूशन सारी रेंज पे ही जो है कंपोजिशन जो है रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं सारी कंपोजिशन पे। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। बेटा क्लोरोफॉर्म जो होता है इसमें क्या होता है, ये सिस्टम होता है, और एसीटोन में ये सिस्टम होता है। एसीटोन में क्योंकि यहाँ पर माइनस निगेटिव चार्ज यहाँ पे बैठ रहा था, और यहाँ पर क्या बेटा माइनस यहाँ पर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भयंकर बैठा है, क्योंकि तीन क्लोरीन खींच रहे हैं ना। तो स्वाभाविक सी बात है जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक जगह पे प्रेजेंट हो तो अट्रैक्शन होना लाजमी है। अब अट्रैक्शन हो रहा है तो इसके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा तो बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा। मेरे को एक बात बताओ, तो उनका जो वेपर उड़ने वाले थे तो अब वो नीचे रह गए क्योंकि वो अट्रैक्टेड है, तो वो वेपर बन के बाहर ऐसे घूमेंगे नहीं, वेपर बन के बाहर नहीं घूमेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है ये, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर कम होने में तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल, बेटा एनिलीन एंड फिनोल का भी एग्जांपल देख लो आप। फिनोल के पास भी सेम कहानी है, एनिलीन के पास भी सेम कहानी है। इसके पास भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एटम है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसके ऑक्सीजन से ये अपने हाइड्रोजन के, इसके एनिलीन के हाइड्रोजन को खींच सकता है। यहाँ पर भी इंटरेक्शन है और ये पॉजिटिव डोवेशन शो कर दे, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा। ए एंड बी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगी, केवल ए एंड बी ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एसिडिक मीडियम में आपने MnO2 को NaCl के साथ हीट कर दिया है, एसिडिक मीडियम में इसके साथ आपने हीट कर दिया है, तो यहाँ से बेटे बच्चे क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पर Mn रिड्यूस होता है, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए थी, गलत कर दिया क्या, नहीं किया होगा तो देख लो Mn रिड्यूस हो गया होगा। स्टेटमेंट 2 में क्या कहता है, Na बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला इसका रोल है इसमें, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है यहाँ पर ये, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करता है अपने आप को। तो इसमें क्या होगा, आई नेगेटिव भी सेम बिहेव करेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर इसी स्पीशीज को हम आई नेगेटिव के यहाँ पर रिप्लेस कर दें, जैसे कि MnO2 के साथ हम NaI ले आए यहाँ पे और H2SO4 सेम चीज के साथ रिएक्शन कर दें हम, ठीक है ना, सेम चीज के साथ रिएक्शन करते हैं हम, तो यहां पर भी सेम चीज Mn2 पॉजिटिव ही बनेगी। ओनली अगेन रिडक्शन ओनली इज हैपनिंग, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें तो कहा है इसमें रिडक्शन हो रहा है, चलो ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन कह रहा है, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन देख लो जरा, इसमें क्या होगा कि आपके पास Br2 दे दिया आपको, किसमें, CCl4 में दे दिया बेटा आपको, और आपको क्या दे रखी है बेटा, ट्रांस 2 ब्यूटीन दे दिया आपको। बेटा एटीएम रूल लगा दोगे इसमें आप। एटीएम रूल क्या होता है, एटीएम वाला टोटका लगा दोगे। एटीएम वाले टोटके में क्या होता है बेटा, एंटी इसको लिखते हैं ट्रांस और इसमें लिखते हैं मीजो। अगर एंटी दे दिया है आपको और ट्रांस एल्कीन है आपके पास, आप मीजो बना दोगे यहाँ पे, तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा, इस वाले कॉम्बिनेशन में तो आपका मीजो आ जाएगा, ठीक है ना। ये मीजो बनना चाहिए आपका। दूसरे वाले में देख लो, अब क्या ये भी देखना है क्या ये मीजो है, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा के देख लो, पास हो जाएगी, मीजो बन रहा है। सिस 2 ब्यूटीन अपॉन ट्रीटमेंट विद, ठीक है, सेम चीज इसमें भी लगा देंगे। अब एटीएम यहां पे लिख लो बेटा, एटीएम यहां पे लिख लो। अब सिस क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे सिस क्या लिखा है, सिस और 2 ब्यूटीन, और ये क्या है, सिन एडिशन है बेटा, सिन एडिशन है, ठीक है ना, सॉरी सिन इधर लिखना था, सिन इधर लिखना था, ठीक है, सिन को इधर लिख दूंगा। सिन एडिशन है और सिस एल्कीन है, तो बेटा तब भी मीजो ही प्रोडक्ट बनेगा, मीजो ही प्रोडक्ट बनेगा HCl, क्योंकि केवल एक सेम हो सकता है, बाकी दोनों को अलग होना पड़ेगा। केवल दोनों के अलग हो गए तो एक आखिरी वाला सेम आएगा ही आएगा। ये रूल कहता है, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इसको ऐसे करना होता है। तो इसमें आपको कैसे करना है कि इसमें भी मीजो प्रोडक्ट ही आपका निकल के आना चाहिए था। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराओगे, मैं आपको कहता हूं कि इसको बेटा थोड़ा सा इधर तो घुमा के देख ले, कि ये जो घुमाएगा तो ये वाला OH जो है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला Me जो है फिर खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो रही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, नहीं, इसमें भी ट्रीटमेंट में इसमें गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी मीजो है और ये भी मीजो है। जब इसको घुमाओगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी, तो दोनों ही प्रोडक्ट सही दे रखे हैं आपके। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Ne2, जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आपको यहाँ पर तो बेटा सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन आप भर देते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 पाई वाले जब आप बनाने जाओगे तो ये पाई वाला बना दिया आपने, ठीक है, उसके नीचे आपका सिग्मा होता है, ऐसे बना दोगे, ठीक है, उसके ऊपर आपका सिग्मा होता है, ऐसे बना दोगे, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास भरने के लिए, Ne में 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, 8 ऑर्बिटल गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके आपका भरा जाना था, जो कि एक सिग्मा स्टार 2p ऑर्बिटल है, क्योंकि मैंने इसे 2p से बनाया है बेटा, सिग्मा स्टार 2p ऑर्बिटल। ये ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द फॉलोइंग कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्टी p ऑर्बिटल, बेटा यहां तो एम्प्टी p ऑर्बिटल है और यहां पर क्या है, फील्ड हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, फील्ड सिग्मा h ऑर्बिटल से भरा जाता है, और यहां पर बेटा क्या होता है, यहां पर फील्ड पाई ऑर्बिटल से स्टेबलाइज होता है, क्योंकि यहां पर 2 स्टेबलाइजेशन है, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पर क्या है, हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फाउंड बाय द हीटिंग KMnO4 at 513 केल्विन, रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में। KMnO4 को आपने 513 केल्विन पे हीट किया तो क्या बनेगा बेटा, K2MnO4 बन जाएगा आपका, K2MnO4 जो कि ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। द करेक्ट स्टेटमेंट इज बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल, बेटा बेरिलियम की क्या होती है जरा बताना, 1s2 2s2 और यही तो होती है बेरिलियम की, 4 ही तो होता है, हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल। 3 कहां से आ गए इसके पास तो केवल 1 होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। मैग्नीशियम हैज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, ठीक है, मैग्नीशियम की क्या होती है बेटा, वैलेंस शेल लिख लेते हैं खाली, वैलेंस शेल क्या होती है मैग्नीशियम की, 3s2 होती है वैलेंस शेल। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है इसकी 4 हो जाएगी। मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होगी 4 कैसे हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है बेरिलियम की, तो क्योंकि उसके पास 3p ऑर्बिटल भी तो खाली पड़े हैं अभी, तो आप उसको क्या करोगे, 3d ऑर्बिटल भी खाली पड़े हैं, तो और आगे जाके और भी इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है। मैग्नीशियम जो होता है ये वाला कंपाउंड तक बनाता है, ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड भी मैग्नीशियम बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गई। एल्यूमिनियम है 5 वैलेंस ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम 3rd पीरियड से बिलोंग करता है बेटा। वैलेंस ऑर्बिटल कितने होने चाहिए इसके पास, एक तो s का होना चाहिए, 3p के होने चाहिए और
5 डी के होने चाहिए, मतलब इसके पास काफी वैलेंस ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, तो ये एक स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। बोरॉन हैज ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। बोरॉन सेकंड पीरियड का है, बोरॉन सेकंड पीरियड का है, इसके पास केवल वैलेंस में एक s होगा और 2 p होंगे, ठीक है ना। एक s ऑर्बिटल, कौन सा s ऑर्बिटल होगा बेटा, 2s ऑर्बिटल होगा और 2p ये 3 ऑर्बिटल होंगे, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो गई इसकी, ठीक है ना। तो बोरॉन की 4 से ज्यादा नहीं जा सकती क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली द प्रोटीन्स हैविंग ए क्वांटिटी स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी आर एक्टिव। ना 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 ना, टर्शरी स्ट्रक्चर वाले भी बायोलॉजिकली एक्टिव हो सकते हैं। मायोग्लोबिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, मायोग्लोबिन एक बहुत अच्छा। बीटा प्लेटेड शीट्स, ये बेटा बीटा है, ये बीटा है। बीटा प्लेटेड शीट्स स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन द हेलिसिस द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू द लेफ्ट हैंडेड। नो 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 नो, राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड होता है। करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट पूछ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये गलत हो गई इसकी, ये गलत हो गई, और क्या हो गई, ये सही हो गई। तो पहले मेरे को आंसर मिल गया, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर के इज द 1 मोल पर लीटर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है बेटा, 1 मोल पर लीटर पर मिनट इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2m, ठीक है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हो A इक्वल टू क्या होता है, A नोट माइनस KT, A नोट माइनस KT होता है। क्या लिखा गया ये, A नोट माइनस KT होता है बेटा। यहाँ पर कोई वो भी है क्या, हाँ, A नोट माइनस 2KT हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, K के साथ आपको जब रिएक्टेंट के साथ अगर जो भी स्टोइचियोमेट्री होती है ना, वो K के साथ आती है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। A नोट माइनस क्या हो जाएगा बेटा, KT हो जाएगा, 2KT हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75 रिएक्शन कंप्लीट होने में बेटा आपको कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है ना। अब देखो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है क्या, हाँ 2 दे रखी है। अगर ये 2 है, इसका 75% बेटा कितना हो जाएगा, 75% अगर इसका जाना हो 75% तो 0.5 हो जाएगा इसका। तो आपको यहाँ क्या करना है, 0.5 बचेगा, 0.5 बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -2 K भी दे रखा है क्या आपको, क्या पूछा है यहाँ पे, वेयर K, अच्छा K भी दे दिया आपको बेटा इसने K भी दे दिया और टाइम पूछ रखा है, ठीक है। तो टाइम आसानी से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.5 प्लस 2t इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0.5 बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 0.75 आंसर आ जाएगा, यहाँ से 0.75 मिनट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको दे रखा है 0.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 3D इलेक्ट्रॉन्स इन द एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटरएटॉमिक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और रीजन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 3D इलेक्ट्रॉन्स इन द एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटरमीडिएट, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तो ये इसकी वजह से इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाता है क्या, हाँ, क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन 3D इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर के आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमेटिक प्लॉट्स ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, 2 रेडियल नोड्स की बात करी गई है बेटा, यहाँ पे 2 रेडियल नोड्स उसमें आएंगे जहां पर बेटा आपका ये 0 हो जाएगा, ये जितनी बार 0 होगा ना उतने नोड्स हो जाएंगे। ये वाला चेक कर लो आप चीज, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल एक बार हुआ है। और आपको न्यूक्लियस वाला नहीं लेना बेटा, ये वाला काउंट नहीं करना है। तो एक बार ये हो जाएगा आपका और एक बार ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, एक बार यहाँ पर हो गया, एक बार यहाँ पर हो गया, बिल्कुल ऑप्शन सी नहीं बेटा। देखो यहाँ पे फंसाने के लिए आपको ना प्लॉट सी है और यहाँ पे शफल कर रखा है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर लगाना है। किसी का गलत हो गया है क्या ये क्वेश्चन, मेरे को बताओ, ये कंफ्यूजन में गलत तो नहीं कर गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल इस रिएक्शन को कर सकते हैं हम, CH2 NH2, एनिलीन नहीं मिला।
ठीक है ना। इसमें क्या मिलेगा बेटा, ये तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लग रही है मेरे को, वही है क्या, पहचान ली क्या तुमने भी, ठीक है। एनिलीन नहीं मिलेगा। क्या NaBH4 NO2 को कर सकता है क्या, ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, ये कोई रिएक्शन नहीं देता है यहाँ पर। HCl H2O को बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा, इसका ये क्या कर देगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, रिएक्शन विच गिव एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये हाइड्रोलाइसिस कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एनिलीन मिल जाएगा। तो डी क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी और बी, बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द स्पीशीज गिवन बिलो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक, ये कॉम्प्लेक्स से आपको क्वेश्चन दे रखा बेटा। तो आपके यहाँ पर क्या करना है, आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बनाना है, और वो भी वो बताना है कि स्पिन ओनली, है ना। तो यहाँ पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, D6 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है आपके पास, नहीं D6 नहीं बेटा, D5 है, D5 है यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास D5 अगर आ जाएगी तो आप देखते हो आपके पास ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CO D6 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी, और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑलरेडी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास Mn3 पॉजिटिव का केस है, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा आपके पास, और D4 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा किसमें बैठेगा, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपको होना चाहिए था यार। द कॉम्प्लेक्स विच द फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमर्स इज, ठीक है बेटा, आपके पास अलग अलग लिगेंड दे रखे हैं यहाँ पे, आपको देखना है क्या यहाँ पर कोई सिंपल सा तरीका तो ये लगाना है, क्या यहाँ पर कोई Ma3B3 टाइप का मिल रहा है क्या आपको। देखो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, Ma3B3 करेक्ट आंसर इज 4, बिल्कुल सिंपली आपने कर दिया एकदम। 1,3 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज COCl NH3 5 Cl2CO NH3 6, ओके। 1,3 इलेक्ट्रोलाइट बेटा, 1,3 इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अब आपको यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट क्या होना चाहिए यार, कि कॉम्प्लेक्स घुलते नहीं हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं घुल रहे हैं तो क्या होगा कि जो भी डबल साल्ट होगा वो घुल के जितने आयन बनाएगा वो आपको चेक करना है। तो आपको देखना है कि केटायन एनायन रेशियो क्या है, यहाँ पे कितने केटायन कितने एनायन जा रहे हैं यहाँ पे। देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स तो बोलेगा नहीं, एक एंटिटी तो ये हो गई, तो 1:2 है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स ये है और 1:3 बन गया है। ओ हो 1:3 बन गया, 1:3 बन गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, KMnO4 अपॉन में ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उनका रेशियो 2/5 होता है, ठीक है ना। फिर आप क्या निकालोगे यहाँ से, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपने कैसे निकाल लिए होंगे, देखो 10/1000 इंटू 0.25, यहाँ से आपको मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे क्या बेटा निकल जाएंगे, यहाँ से आप क्या आ जाएंगे 0.0025 आपके निकल के आ गए, ठीक है ना। आपके मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकल के आ गए। मोल्स ऑफ KMnO4 कैसे कैसे निकालोगे बेटा आप, KMnO4 मोल्स 2/5 इंटू में 0.0025, ये आ गया आपका 2/5 0025। आप ये कैसे निकाल दोगे, ये कैसे निकाल दोगे आप, ठीक है। इसको क्या करोगे, चलो अभी नहीं काटते हैं, अभी नहीं काटते हैं, बाद में काटेंगे। इसमें आपको क्या करना है, अब मोलैरिटी निकालनी है, इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो क्या करोगे, तो ये मोल्स आ गए आपके 2 इंटू 0.0025, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 5 नीचे आ गया। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम लीटर में है। और जब आप इस आंसर को बेटा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 0.10 मोलर आपकी आराम से आ गई होगी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर था आपके कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। द लैंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज, ठीक है ना, कौन से लैंथेनाइड आयन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखने वाली बात थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है, Xc4f1 Xctb 3 पॉजिटिव की क्या होती है बेटा 4f8, इसकी क्या होती है
4F10 और इसकी क्या होती है बेटा Xc4F8। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सॉरी 3 होगी लास्ट में, 3 होगी, सिर पर ना दिया 3 होगी। तो कैसे याद करते हो आप? सिर पर ना दिया प्रेम समाई यूं गदगद के तब दिल हुआ बेकाबू और तुम यबलू। लेंथेनाइट सीरीज को याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको ये, ठीक है ना। जब आप मेरे सेशंस में आएंगे तो उसमें और बढ़िया तरीके से याद करेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखो बेटा लेंथेनाइट में ना ऑर्बिटल कितने आ जाते हैं, यहाँ पर 7 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अब किसी की 4F4 कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है तो आपको पेयरिंग करनी होगी यहाँ पे, तो लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो और पेयरिंग करवा दो। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 3 10 हो गए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम। ठीक है बेटा, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे तो आपको सिंपली पता है 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है +5, यहाँ पे क्या है -2 है सल्फर की, तो क्या हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ना, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आपको कोई ज्यादा घुमा नहीं रहा है, एक ऑप्शन चेक करवाया उसने आपको जो डर के आगे बढ़ गया होगा। पैनिक नहीं करना है, एग्जाम में पैनिक कर जाओगे ना सारा गेम ही वही खत्म हो जाता है। जो टाइम लिमिटेड एग्जाम होते हैं ना तो उनमें पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो आपको चेक करते हैं कि आप प्रेशर में कैसा बिहेव करते हो। प्रेशर में आप जितना अच्छा बिहेव कर पाओगे एग्जाम में आप ले जाओगे एकदम गाड़ी निकाल के, ठीक है। तो क्या करना है आपको? द फॉर्मूला ऑफ द टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड। तो ये पूछ रहा है आपको, देखो टेट्राअमीन दे दिया बेटा आपको, टेट्राअमीन दे दिया तो मतलब क्या है आपके पास NH3 4 आ रहे होंगे। क्लोरिडो आपको दे दिया तो मतलब एक क्लोरीन भी आ रहा होगा। कोबाल्ट एक्वा भी है क्या? एक्वा भी दे दिया, अच्छा ठीक है एक्वा भी दे दिया। और ये सारा अंदर आ रहा है क्या? हाँ ये सारा अंदर आ रहा है और कोबाल्ट के साथ आ रहा है। अच्छा कोबाल्ट के साथ आ रहा है ये, तो मेरे को यहाँ पे कोबाल्ट भी लिखना पड़ेगा। कोबाल्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कोबाल्ट के साथ लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब कोबाल्ट के साथ लिख रहे बेटा, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन अंदर एक काउंटर बैलेंस कर देगा तो बाहर 2 + 4 जाएगा, है ना। और बाहर क्या आ जाएगा? क्लोराइड। तो क्लोराइड ही चेक करवा रहा था बाहर कितने हैं वो, बस यही गेम थी सारी इस क्वेश्चन में, बाकी तो सारा लिखना ही था, मेरे को पता ही था। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये एटार्ड रिएक्शन जैसी लग रही है क्या मेरे बच्चे? एटार्ड रिएक्शन की जैसे अगर लग रही है, एटार्ड रिएक्शन की जैसी लग रही है बेटा, तो इसमें एटार्ड वाला प्रोडक्ट भी बना दो ना। एटार्ड की रिएक्शन की जैसी लग रही है तो क्या कंपाउंड P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द बेंजीन विद द नाइट्रस Cl3। ना 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 ना, उससे तो ये बन जाएगा, उससे तो ये बन जाएगा जो आप कह रहे हो, उससे मेरा ये बन जाता है। ना ना ना, ये गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट ही पूछ रहा है ना, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है बेटा। ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड P गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर द कंपाउंड P द व्हाइट प्रेसिपिटेट ना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये कहां से व्हाइट प्रेसिपिटेट देने लग गया? ठीक है, अब इसमें देख रहे कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोल क्लोराइड। ओ हो, ये मेरे को याद आ रही है, मेरी फेवरेट रिएक्शंस में से एक है ये, H2PDBaSO4 वाली है ये तो। और इस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूं बेटा? इसको मैं कहता हूं रोजनमंड रिडक्शन। और ये किस लिए होती है? बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा, इसका तो आंसर 3 करेक्ट है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग लिक्विड्स, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा बिल्कुल ठीक बात है, मिक्सिंग लिक्विड्स P एंड Q, P और Q को इसने मिक्स किया है और इसमें आपको इसने क्या बताया है? डेल्टा H मिक्सिंग 0 है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नो इंटरेक्शंस ओकर बिटवीन P एंड Q इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, नो इंटरेक्शन होकर ना, नो इंटरेक्शन की कहानी नहीं है यहाँ पे, यहाँ नो इंटरेक्शन की कहानी है ही है। यहाँ पर कहानी है कि P के इंटरेक्शन PQ के इंटरेक्शन के बराबर होते हैं और Q के इंटरेक्शन के बराबर होते हैं। ये सारे इंटरेक्शन बराबर होते हैं आपस में, ये सारे इंटरेक्शन आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ही मामला ये आइडियल वाला हो जाता है, ना कि इंटरेक्शन खत्म हो जाना। इसने काफी कंसेप्चुअल चीज पूछ ली है यहाँ पे, काफी कंसेप्चुअल। आई लाइक्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है,
तो अब ये कह रहा है बेटा यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। ए इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया यहाँ पे। मेरे को बताओ किस किस ने सही किया आंसर, कमेंट में लिख के लिखो जिस जिसका भी करेक्ट हुआ है ये आंसर। ठीक है, मैच द विटामिन इन द लिस्ट। ओहो, ये तो बायोलॉजी वाला आ गया। ठीक है, विटामिन ए, गाजर ढूंढो, गाजर ढूंढ लो बेटा, गाजर। विटामिन ए देखते ही गाजर ढूंढ लिया करो। विटामिन B12, अच्छा B12 तो एक ऐसा, अच्छा वीगन्स जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग हमारे पास वेजिटेरियन है, तो हमारे पास विटामिन B12 की कमी रहती ही है। ठीक है ना, आपके पास सेंसेशन खत्म हो जाएगी। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो सेंसेशन खत्म होने लगती है। तो विटामिन B12 की कमी उन लोगों में ज्यादा होती है जो खाली वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि ये मीट वगैरह में ज्यादा होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 जो होता है मीट खाने वालों में सही सही मिल जाता है आपको। विटामिन ई जो होता है आपको सनफ्लावर ऑयल में आपको विटामिन ई मिलता है, और विटामिन के आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बेटा। तो 1 का D, 1 का 4, ठीक है, 1 का तो 4 है, दोनों में है। B का 1 है, 2 है, B का 1 है बेटा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर 1 आता जा रहा है, मेरे चांस बढ़ते जा रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन जल्दी ठीक हो जाए। Among the following the compound having conjugated double bond, ठीक है बेटा, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए एक बार देखो 1 5 1 4 ये चेक कर लिया करो, बस क्वेश्चन वही नहीं पड़ जाएगा। 1 3 वाला कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, बता दो आपको, अल्टरनेट नंबर चेक कर लिया करो कि 1 देखो 1 2 3 4 कोई भी अल्टरनेट नंबर दिया हो, 1 3 दिया हो, 2 4 दिया हो, चेक कर लो। 1 5 नहीं, 1 4 नहीं, 1 6 नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं कर रहा है, बचा दूंगा टाइम। 1 4 1 3 ब्यूटाडाइन जो होगा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ये ग्रिग्नार्ड वाला रिएक्शन तो उसका फेवरेट है मेरे ख्याल से, पिछली बार भी आया था और अब भी आ रहा है। ठीक है ना, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में जब ये MgBr दे देना आपको यहाँ पे, तो ये बॉन्ड होता है आयनिक, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दरअसल ये यहाँ पर ये कंपाउंड होता है, यहाँ पर ये आयन होता है एक्चुअल में। ठीक है ना, और ये आपको एक बेस दे दिया, इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा ना इससे बेटा, जब ये इससे इसका एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा तो ये तो अलग हो जाएगा, लेकिन इसका हाइड्रोजन जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा हेक्सेन। सिंपली हेक्सेन बन जाएगा ये। ठीक है ना, कुछ नहीं देखना इतना ज्यादा, वो आपको घुमाता है ऐसे क्वेश्चन में। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम 10 लीटर टू, तो आपके पास एंट्रोपी पूछ रहा है बेटा, और एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला आपके पास बेटा क्या होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम। ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आप क्या करोगे यहां से R ln V2 बाई B1 कर दोगे आप यहाँ से, तो आपके पास R तो दे ही रखा है, ln 2.303 यहाँ पे और लगा देना, log ले लेना, 100/10 कर देना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 4.606 R की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 4.606 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और क्या सराउंडिंग क्या होगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, सराउंडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं है, कोई भी हीट का ट्रांसफर, फ्री एक्सपेंशन का केस है बेटा, फ्री एक्सपेंशन का केस है। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या हो जाती है, सराउंडिंग की एंट्रोपी जो होती है वो हो जाती है 0 हो जाती है, सराउंडिंग की एंट्रोपी 0 हो जाती है, तो आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सेप्शनल केस है, कर दूंगा, याद होता है मेरे को, एक्सेप्शनल केस है। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें देखो H2PD चारकोल लिंडलार्ड कैटलिस्ट जो होता है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट आपका क्या बनाता है, ठीक है, आपकी एक सिस एल्कीन आपको बना करके दे देता है। आपको क्या बनाता है बेटा, सिस बना देता हूं मैं यहाँ पे, सिस एल्कीन आपको बना करके देता है वो। ठीक है, पीएच है एक तरफ और एमई है, ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट से होता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपका के हो जा रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको आगे का प्रोडक्ट मैं बताऊं आपको, पहले के और एल जहां कंपेयर करा रहा है, देखो पीएच लिक्विड अमोनिया NH3 से, लिक्विड अमोनिया Na लिक्विड NH3 से आपका ये क्या बन जाएगा, Na लिक्विड NH3 से आपका क्या बन जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा। अब आपको इसमें पता है क्या, ये वाले प्रोडक्ट बनाने ही नहीं थे, आपको पहले के और एल को कंपेयर करा लेना था। जिस बच्चे ने पहले के एल को कंपेयर करा लिया होगा ना, उसका बच गया होगा टाइम, और जो आगे इसमें घुसा होगा उसका और ज्यादा टाइम, थोड़ा सा 1 मिनट और फालतू लग गया होगा ये प्रोडक्ट बनाने में। तो आपको जब के एल
जब आपको KL कंपेयर करने थे ना, तो यहाँ से KL से साफ पता चल रहा था कि KL ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन जो होते हैं ना, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो गया था यहाँ पे। तो आपको आगे इसमें बोलना ही नहीं था। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन द कंबशन ऑफ द 116 ग्राम ऑफ एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? C4H10। जब आप इसका मोलर मास निकालने जाते हो तो क्या होता है? 58। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 58, 116/58 आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 मोल्स आ गए आपके यहाँ पे। अब 2 मोल्स जब आपके यहाँ पे आ रहे हैं, 2 मोल्स आने के बाद आपका क्या हो जाएगा? 2 मोल्स आपका आने के बाद क्या हो जाएगा? एन-ब्यूटेन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 116 ऑफ एन-ब्यूटेन। उसमें CO2 पूछ रहा है कितने बनेंगे। तो मैं बताऊं आपको, C4H10 से जब आप CO2 बनाने जाओगे ना, तो आपके 4 CO2 बनते हैं। तो 1 मोल से कितने बन रहे हैं बेटा? आपके 4 बन रहे हैं। तो 2 मोल से कितने बनेंगे? 2 मोल से कितने बनेंगे? 8 CO2 बनेंगे। 8 CO2 तो 8 इंटू क्या कर दोगे आप? 44 जो CO2 का मास मोलर मास होता है, तो उससे क्या आंसर आ जाएगा? 3। देखो आपका कैलकुलेट करके 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32 और 3 35 352 352 ग्राम आपका ये वाला आंसर आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ अच्छा, इन 2 नंबर को आपको क्या करना था बेटा? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको दे रखी है 17.0145 और 21.0235। इन फिगर को आपको क्या करना है बेटा? राउंड ऑफ करना है इन फिगर को। ठीक है ना, राउंड ऑफ करना है। और अब देखो 3 फिगर तक करना है। अब 3 फिगर तक राउंड ऑफ में आपको इसको 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 को राउंड ऑफ करने का रूल पता है क्या है? जब 5 आ जाता है तो वहां पर रूल ये था कि 5 के बाद वाली डिजिट अगर नॉन जीरो है, कोई नॉन जीरो डिजिट अगर नहीं है, तो आपको 5 को नेक्स्ट इवन नंबर बना देना है बेटा। मतलब 5 से पहले वाले डिजिट को नेक्स्ट इवन बना देना है। तो आप ये तो ऑलरेडी इवन है, तो इट इज गुड एज इट इज। तो 1 0 1 4 ये तो ऐसा कैसा ही हो जाता, लेकिन इसमें आपको क्या करना था बेटा? 2 3 की जगह पे आपको 4 लिखना था, क्योंकि आपको इसको इवन बनाना था। तो 17.014 और 21.024। ठीक है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर था यहाँ पे इस क्वेश्चन का। ठीक है, इन पोटाश अलम द रेशियो ऑफ K4। ठीक है, पोटाश अलम का फॉर्मूला लिख लो पहले। K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस 24H2O 24H2O होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें K और SO4 का रेशियो पूछ रहा है बेटा। यहाँ पे 2K पॉजिटिव आयन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर बेटा SO4 के कितने हो गए? SO4 के कितने हो गए? 3 और एक 4 SO4 नेगेटिव आयन होंगे बेटा यहाँ पे 4SO4। तो 2:4 तो 1:2, सिंपल 1:2, ऑप्शन 4। ठीक है, तो बेटा केमिस्ट्री में बेटा आपके सॉल्यूशन पूरे हो गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री में। उम्मीद है आपने सारे जो है सॉल्यूशन आपने ध्यान से सीख लिए होंगे। कैलकुलेशन वाले पार्ट जो होता है ना, अवॉइड करो और उसको क्वेश्चन को देखो। बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन वो नीट में नहीं देता है, उसमें फंसो मत। या तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग स्किप करो, या फिर उसके बाद क्या करना है आपको? उस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के तरीके देखने, कोई ना कोई शॉर्ट मेथड उसमें लग रहा होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो प्रेशर में भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।